हे गाइस, दिस साइड CA में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, हम लोगों ने रिवीजन सेशन, जो कि चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उन चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 2 लेक्चर ले चुका हूं एंड आज हमारा 3rd लेक्चर है। और जहां से हम लोग क्या देखने वाले हैं उन पर डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को सारे सोशल मीडिया कनेक्ट्स आपको दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हैं। जी हाँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो मेरा, चाहे इंस्टाग्राम पेज हो हमारे LPA का, लाटा प्रोफेशनल एकेडमी का। कहाँ कैसे यूजफुल है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां पर भी आप लोग सिली मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर रील्स आप लोगों को LPA के इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी, तो आप लोग वह जरूर से फॉलो कर लेंगे। सेकंड चीज, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CMA फाइनल का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। तो आप लोगों को अगर मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी अपडेट होगा तो वो CMA फाइनल से रिलेटेड CMA फाइनल के व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लेंगे। एक हमारा है CMA आशुतोष लाटा का व्हाट्सएप चैनल। अब वो व्हाट्सएप चैनल आपको इसलिए फॉलो कर लेना है क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए MCQ क्विजेज वहां पर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, तो आप लोगों को वो भी फॉलो कर लेना है। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो हम लोग हमारी क्लास के अंदर जो बुक यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरा LPA का SCM का सार जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप पर, एंड्रॉयड ऐप LPA CA पर। तो आप लोग वहां पर जाकर के जरूर से देख सकते हैं, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए तो एट प्रिंटिंग एंड शिपिंग कॉस्ट पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मल्टी कलर बुक, जो कि आपको हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है यहां पर LPACACMA.com। तो वहां पर जाकर के आप एट कॉस्ट मल्टी कलर बुक, जी हां, मैं आपको बता दूं इसकी कॉस्ट आपको केवल उतनी पड़ेगी जितनी आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी कराते हैं वो। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी की कॉस्ट में मल्टी कलर बुक आप लोगों को मिल रही है, वो भी विथ शिपिंग कॉस्ट। तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक भी अगेन आप लोगों के लिए एट कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेब एंड्रॉयड ऐप LPA पर। तो दोस्तों, हम लोग हमारे रिवीजन सेशन के अंदर लास्ट 2 लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को CVP एनालिसिस पूरा अच्छे से समझाया, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आप लोग वो ऑलरेडी देख चुके होंगे और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए आगे चल करके सुपर 50 क्वेश्चंस, जो कि मास्टर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा। MCQ सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, तो वो MCQ मैराथन भी आप लोग डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारा आज से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक पर। और ये नया टॉपिक क्या रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग टेक्निक, जो कि आप लोगों के कोर्स में 25 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो कि 25 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, उसमें हमने CVP एनालिसिस किया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग वाला जो काम है ना, वो हमारा आज से स्टार्ट होगा। जी हां दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 6, जो कि रहेगा इंडिफरेंस पॉइंट। सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर, या मैं यूं कहूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह का डिसीजन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए यहां इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एक अलग तरीके की डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग टेक्निक में डिसीजन ही है। आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल 3 के अंदर इनसे रिलेटेड सारे चैप्टर्स कंबाइंड दिए हैं। मैंने उनको सेग्रीगेट करके अराउंड 13 से 14 चैप्टर के अंदर बांटा है, जिसमें से एक चैप्टर है इंडिफरेंस पॉइंट। सर, ये इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और किस तरीके से एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट हमसे पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिफरेंस पॉइंट जस्ट मीन्स कोई भी डिफरेंस ना हो, ऐसा पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट कहलाता है। लेकिन सर, ये इंडिफरेंस का मतलब ये हो गया कि किसी 2 चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस किस में आता है। आज अगर मैं यूं बात करूं तो आप लोग कभी भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप कहते हो कि भैया CA टफ या CMA टफ, तो आपने क्या किया, 2 चीजों को कंपेयर किया। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन किस में होगा वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करती है तो इनिशियल फेज में क्या वो हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी? आंसर है नो।
वो कोशिश करेगी कि हमारी हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो, दैट मीन्स हैवी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, हमारे यहां पर सपोज आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा प्रैक्टिसिंग सीए फर्म है, ए लाटा एंड कंपनी के नाम से है, जो कि एक्चुअलिटी है ए लाटा एंड कंपनी के नाम से है, एंड आई एम द स्लीपिंग पार्टनर इन दैट, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि ए लाटा एंड कंपनी करके जो सीए फर्म है, अब हमारे पास क्या हुआ कि लेट्स से हमने हमारा फर्म जो है, हमारा प्रैक्टिसिंग सीए फर्म जस्ट इमीडिएटली स्टार्ट ही किया, और स्टार्ट करने के साथ अब हमारे पास ना ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता है क्लाइंट है, तो क्लाइंट को क्या चाहिए होता है सर, क्लाइंट आएगा, अगर आप उसकी ऑडिट करते हो या उसकी आईटीआर फाइलिंग करते हो या उसकी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो क्लाइंट कहेगा कि सर मैं कैसे मान लूं कि मेरी जीएसटी रिटर्न फाइल हुई है, मैं कैसे मान लूं कि मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, आप मुझे उसका प्रिंट आउट दीजिए। अब आपको पता है दोस्तों, अगर हमें प्रिंट आउट देना है तो प्रिंट आउट देने के लिए हमारे को प्रिंटर चाहिए। अब प्रिंटर, अगर मैं नॉर्मली प्रिंटर की बात करूं तो नॉर्मली प्रिंटर स्टार्ट हो जाते हैं 4-5 हज़ार रुपए से। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को इस एग्जांपल से क्लिक कराऊंगा और पूरा इंडिफरेंस पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाए, और दोस्तों अगर आप लोग आ चुके हैं वीडियो पर तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक तो कर दो यारो। मेरे हिसाब से इतना तो अच्छा पढ़ाता हूं कि मैं आप लोगों के लिए लाइक तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से, है ना। तो अगर लाइक एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं तो लाइक कर दो भैया, सो दैट मुझे लगे कि यस मेरा कंटेंट यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब सपोज से मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं गया प्रिंटर की शॉप पर और प्रिंटर वाले से पूछा सर मुझे प्रिंटर चाहिए, आप मुझे प्रिंटर की कॉस्ट बताइए। उसने कहा कि सर हमारे पास ना एक प्रिंटर है प्रिंटर ए, एक प्रिंटर है प्रिंटर बी, एक प्रिंटर है या मैं दो को ही कंपेयर करता हूं एक बार के लिए। तो एक प्रिंटर है जो कि आप लोगों को कॉस्ट पड़ेगा जिसका 5,000 रुपए का, क्या पड़ेगा दोस्तों, 5,000 रुपए की उसकी कॉस्ट पड़ेगी। आप अभी परचेज करेंगे 5,000 रुपए लगेंगे। प्रिंटर बी जो है वो आप परचेज करेंगे तो वो आप लोगों को 10,000 रुपए का प्रिंटर पड़ेगा। मैंने कहा यार प्रिंटर एक समान, दोनों प्रिंट ही तो निकालेंगे, क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो आपका पहला वाला प्रिंटर है ना, इसकी पर पेज की जो कॉस्ट आती है वो पर पेज कॉस्ट आएगी फॉर एग्जाम्पल ₹1, या मैं यूं कहूं ₹2। वहीं अगर मैं बात करता हूं प्रिंटर नंबर बी की, तो प्रिंटर नंबर जो बी है आप लोगों का, वो प्रिंटर नंबर बी के लिए आपकी कॉस्ट पड़ेगी ओनली 50 पैसा पर पेज। अब दोस्तों ध्यान से देखो और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ये प्रिंटर मशीन नंबर ए है और प्रिंटर मशीन नंबर बी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर डिफरेंस ये है कि जो प्रिंटर ए है वो 5,000 रुपए का है, मतलब कि हमारे लिए लो कॉस्ट है जब हम बाय करते हैं तब, और हाई कॉस्ट है बी के केस में। मतलब कि कंपैरिजन अगर हम ए और बी को कर रहे हैं तो ए की कॉस्ट कम है, बी की कॉस्ट है ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ए के लिए पर पेज की कॉस्ट है ज्यादा और बी के लिए पर पेज की कॉस्ट है कम। अब दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो प्रिंटर है इसकी वर्किंग लाइफ है आप लोगों के लिए, जितने भी लाइफ है 2 साल 3 साल की लाइफ है, ठीक है। तो अब ये पूरी लाइफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे को क्या सिनेरियो है, आप ध्यान से सोचने की समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बाकी बात बोलने जा रहा हूं उन सारी चीजों से, उस एग्जांपल से जब मैं कनेक्ट करूंगा तो आप लोगों को पूरा इंडिफरेंस पॉइंट वाला चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। आज का लेक्चर मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, आई गेस 1 आवर के आसपास में ही मैं 2 टॉपिक कवर अप कर रहा हूं, इंडिफरेंस पॉइंट और शटडाउन पॉइंट। तो इंडिफरेंस पॉइंट अगले 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, देन 20 से 25 मिनट में शटडाउन पॉइंट। तो ध्यान से सुनना। तो एक जगह क्या हो रहा है कि आपने ये तो समझ में आ गया कि जो प्रिंटर ए है वो डेफिनेटली कोई स्मॉल साइज का प्रिंटर है, वो क्या है स्मॉल साइज का प्रिंटर है, और वहीं प्रिंटर बी जो है वो बिग साइज का प्रिंटर है, ये हमें समझ में आ गया है। लेकिन आपने इसमें अगर नोट किया हो तो वो ये चीज नोट की होगी कि जो स्मॉल प्रिंटर है इसके अंदर लगने वाली जो वन टाइम कॉस्ट है जिसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होती है, मैं हिंदी में लिखूं तो चलेगा, नहीं सर क्या है ना, हिंदी वालों को इंग्लिश समझ में आती है लेकिन इंग्लिश वालों को कई बार हिंदी समझ में नहीं आती, तो ऐसा हो जाता है।
और स्मॉल साइज में जब आप पर पेज कॉस्ट बोलते हैं, अब आपको पता है पर पेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक पेज बनाएंगे तो 2 रुपए, 2 पेज बनाएंगे 4 रुपए, 3 पेज बनाएंगे 6 रुपए एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या है, ये है दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर आप लोगों के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रहेगी हाई। मतलब कि स्मॉल, अगर आपके लिए प्रिंटर को मैं अगर नाम दे दूं मशीन का, तो अगर मशीन आपकी स्मॉल साइज की है तो उसमें फिक्स कॉस्ट लगेगी कम, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट लगेगी ज्यादा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बिग साइज वाली मशीन की बात करता हूं, तो बिग साइज वाली मशीन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी कम और वेरिएबल कॉस्ट लगेगी ज्यादा। आप चाहो तो चेक कर लीजिए, यहां पर 5000 का कंपैरिजन यहां पर 5000 है, लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए फिक्स कॉस्ट, सॉरी यहां पर मैंने लो लिख दिया, जस्ट अपोजिट लिखना था, यहां होगा लो और वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिर वापस से वही लिख दिया, मतलब मैं बार बार मिटा भी रहा हूं और फिर लिख भी वही रहा हूं। यहां फिक्स कॉस्ट होगी हाई और यहां वेरिएबल कॉस्ट होगी लो। चाहो तो चेक कर लीजिए कैसे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल साइज वाली जो कंपनी है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट है 5000, लेकिन यहां पर यह है 10,000, यहां पे है 10,000। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो यहां पर 2 रुपए पर पेज आ रही है, वहीं यहां पर 0.50 पर पेज आ रही है। इसका मतलब अब ध्यान से सुनना है, इंडिफरेंस पॉइंट क्या यूज होगा। तो बीइंग द ओनर ऑफ ए लाटा एंड कंपनी, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे मशीन ए, दैट मीन्स प्रिंटर ए लेना है या प्रिंटर बी। और आप लोगों को पता है जब आप लोगों के पास कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, डिसीजन मेकिंग। तो आप लोगों को पता है अब हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करना है, तो डिसीजन मेकिंग हम लोग किस आधार पर करेंगे, डिसीजन मेकिंग होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि हम लोग इवेल्युएट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रपोजल को कि हमारी कॉस्ट कम लग रही है कि ज्यादा लग रही है। तो दोस्तों अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को कि हम पूरी लाइफ ऑफ जो आपका प्रिंटर की पूरी लाइफ है उसमें हम लोग 10,000 पेज निकालने वाले हैं। कितने दोस्तों, 10,000 पेज। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम स्मॉल कंपनी की बात करते हैं तो यहां स्मॉल कंपनी के अंदर 5,000 रुपए तो आपके हो गए फिक्स्ड कॉस्ट के, प्लस 10,000 पेज के 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हो गए आप लोगों के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ऐसे करके टोटल 25,000 रुपए का खर्चा लगने वाला है। वहीं अगर सेम चीज मैं इवेल्युएट करूं आपके लिए बड़ी लार्ज मशीन की, तो फिक्स कॉस्ट हो गई 10,000 और 10,000 पेज के 50 पैसे के हिसाब से हो गए 5,000। इसका मतलब टोटल कॉस्ट लगने वाली है 15,000। तो आप क्या कहोगे, सर गो विथ बड़ी मशीन, क्योंकि बड़ी मशीन पर जाने से आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब लेकिन पॉइंट बताए क्या होता है, आप जब मशीन खरीद रहे हो तब आपको यह नहीं पता होता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस कितने लेने हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने लेने हैं ये आपको नहीं पता। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको यह एनालिसिस करके बताता है कि आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट जिसे मैं कहूंगा, एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ये एक ऐसा यूनिट का लेवल निकालना है जहां पर आप लोगों के लिए जो स्मॉल मशीन है उसकी कॉस्ट और आपकी लार्ज मशीन की कॉस्ट दोनों इक्वल आ जाए। दोस्तों ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब यह हो गया कि जहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब कि अगर इसमें 10,000 है तो इसमें भी 10,000 है, तो यहां 10,000 तो यहां पर भी 10,000, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों जहां डिफरेंस नहीं होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इनडिफरेंस पॉइंट। और इनडिफरेंस पॉइंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन आपको बताएगी क्या, कि दोनों ही मशीन का जिसको भी आप इवेल्युएट कर रहे हो उन दोनों को इक्वल में रखो और उनको इवेल्युएट कर दो। अब इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता है स्मॉल साइज के अंदर क्या होगा, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है जिसे मैं कहूंगा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन, प्लस इसमें लगेगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन। लार्ज मशीन की बात करूं तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी लार्ज मशीन की, प्लस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो आपको मैं बता दूं
हमारा इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर कोई भी डिफरेंस ना हो, दैट मींस टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीन आर इक्वल। तो आप लोगों को इंडिफरेंस पॉइंट कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछेगा मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। अभी आप जस्ट केवल बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा कि इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी स्मॉल मशीन की और लार्ज आपकी वेरिएबल कॉस्ट स्मॉल मशीन की आपने ऐड कर ली, तो ये दोनों कंबाइंडली आपको पता है कि ये दोनों कंबाइंडली क्या कहलाएंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन। और आपने फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन ले ली और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन ले ली, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन। अब आपको ध्यान से सुनना है, क्या होगा ना, आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि साहब 5,000 इसकी है, 10,000 इसकी है। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है? यस सर, वेरिएबल कॉस्ट पता है कि वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए पर पेज। लेकिन आपको यूनिट लेवल पता है क्या? सर ये 10,000 है ना, मैंने कहा ये 10,000 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। जब आप कंसिडरेशन को करने जा रहे हैं, जब आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपको यूनिट लेवल नहीं पता, तो कोई बात नहीं, माना कि यूनिट लेवल एक्स है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्स पेजेस आप प्रिंट करने वाले हैं तो स्मॉल मशीन के अंदर एक पेज के लिए 2 रुपए, तो एक्स पेजेस के लिए 2x इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल कॉस्ट आपके लार्ज मशीन में है 50 पैसे की, तो x पेजेस के लिए कितनी होगी? 0.5x। अब कई बार ना बच्चा यहां पे बोल देता है सर लार्ज मशीन में भी x पेजेस ही होंगे क्या, स्मॉल पेजेस मशीन में भी x पेजेस ही होंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो लेवल, दैट मीन्स वो यूनिट का लेवल जहां पर टोटल कॉस्ट सेम है। तो हमारे को क्या चाहिए? इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब कि वो लेवल जहां पर दोनों ही कॉस्ट आपके लिए इक्वल होगी, तो दैट मीन्स वो लेवल दोनों ही केस में इक्वल होगा। तो अगर स्मॉल केस में x है तो लार्ज केस में भी x ही रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग इंडिफरेंस पॉइंट समझ जाओगे। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, सर मैं इस 5,000 को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको तो मैं ले जाऊं राइट हैंड साइड में, और जो 0.5x आपके RHS में है उसको लिया हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तो हो जाएगा मेरा 2x माइनस 0.5x, और ये मेरा 10,000 है, और इसमें से 10,000 में से आपके वो 5,000 इधर जाएंगे तो वो हो जाएंगे माइनस। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 1.5x इज इक्वल टू 5,000 होगा, और x इज इक्वल टू मेरे लिए हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट मीन्स 333.33। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वो लेवल होता है, ये वो लेवल होता है जहां पर आप चाहे स्मॉल मशीन बनाओ चाहे लार्ज मशीन बनाओ, आपकी लगने वाली कॉस्ट सेम आएगी। कंपेयर करा दूं, आप देखो यहां पर आपने क्या किया है, 5x प्लस 2x, और x की वैल्यू आपने निकाल दी है 3333.33, मतलब कि 4 टाइम्स 3। तो अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट निकालोगे तो क्या आएगा सर, 5,000 तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, और 3333 पेजेस के 2 रुपए के हिसाब से 6666 कॉस्ट आएगी, तो दैट मीन्स 11666 कॉस्ट आएगी। बात कर लेते हैं लार्ज मशीन की, तो लार्ज मशीन में 10,000 तो फिक्स कॉस्ट प्लस 3333 पेजेस की 0.5 की रेट से 166 और इसमें 10,000 ऐड कर दोगे तो आएगा 11,666। आप चाहो तो चेक कर लो, दोनों जगह पर टोटल कॉस्ट सेम है। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरे को ना इससे फॉर्मूला बना के बताओ, तो अब मैं आपको ये कहूंगा क्या कि आप मुझे फॉर्मूला याद करके बताओ। क्या मैं आपको ये कहूंगा क्या कि आप मुझे फॉर्मूला याद करके बताओ, या मैं इस एग्जाम्पल के सहारे आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखा सकता हूं? आंसर है यस सर, फॉर्मूला बनाना सिखा सकते हो। क्यों? अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, 10,000 में से 5,000 लेस किया तो आया 5,000। अब ये 10,000 में से 5,000 लेस किया, ये क्या था सर, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन में से फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन मैंने लेस किया, और डिवाइड क्या किया, 2x माइनस 0.5x। अब ये 2x माइनस 0.5x मतलब कि क्या हो गया 1.5x, और ये 1.5 था क्या बेसिकली,
1.5 इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीन। तो मैंने अल्टीमेटली कुछ नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ स्मॉल मशीन माइनस किया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन। ये हो गया जी फॉर्मूला इंडिफरेंस पॉइंट का, जिसे मैं आप लोग चाहें तो मैं आपको यहां पर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू लार्ज मशीन डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग क्यों खर्च करना चाह रहे हैं लार्ज मशीन पर? क्योंकि आप देखोगे लार्ज मशीन 5,000 की जगह 10,000 की आ रही है, 5,000 रुपए महंगी आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे को 2 रुपए में चीज पड़ रही थी वो हमारे को 50 पैसे में ही पड़ रही है। दैट मीन्स हमारा एक पेज पर 1.5 रुपया बचेगा। सर इससे होगा क्या? इससे होगा क्या सर? हमारा इंडिफरेंस पॉइंट निकाला क्यों है दोस्तों? ये निकाला इसलिए है कि अगर आप लोग एस्टिमेट कर सकें कि आपका बजटेड प्रोडक्शन जो है वो अगर 0 से लेकर के 3333 तक रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में अगर आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस पॉइंट से कम आ रहा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्मॉल वाला प्रिंटर ले लीजिए। और अगर आपका बजटेड प्रोडक्शन एग्जैक्टली 3333 आएगा तो आप दोनों में से कोई भी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बजटेड प्रोडक्शन 333 से लेकर के इन्फिनिटी तक कहीं पर भी फॉल करता है तो वी विल सजेस्ट यू कि आप लार्ज मशीन पर जाइए। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप अब इसको क्रॉस चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो करके देख लो। अगर मेरा यूनिट लेवल 2000 है तो मेरे लिए कॉस्ट क्या आएगी? अब आप चेक करो, स्मॉल में केस में 2000 पेजेस पर 2 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट, 5000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्मॉल के केस में कितनी कॉस्ट आई सर? स्मॉल के केस में आपके लिए कॉस्ट बन गई 9000। लार्ज में अगर बनाता तो आप देखो लार्ज में तो फिक्स्ड कॉस्ट ही 10,000 है, तो 10,000 तो वो लगेंगे, 2000 पेजेस के 50 पैसे के हिसाब से 1000 और लगेंगे, तो वहां पर लगेंगे 11,000। अब आप कौन सी जगह जाओगे? ऑब्वियस सी बात है सर 9000 पर। लेकिन वहीं आपके पेजेस 4000 हो जाएं तो आप क्या कहोगे? सर 4000 पेजेस हो गए तो अब हमारे लिए जो कॉस्ट है वो 5000 रुपए तो फिक्स्ड है स्मॉल में, 4000 पेजेस के 2 रुपए के हिसाब से आपके 8000 रुपए वो हो जाएंगे, तो यहां पर आएगी 13,000 की कॉस्टिंग। वहीं 4000 पेजेस अगर मैं बड़ी मशीन में प्रिंट करूंगा तो 50 पैसे के हिसाब से 2000 रुपए तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट और 10,000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट, तो वो आएंगे 12,000। अब आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? 13,000 खर्च करना है या 12,000 खर्च करना? ऑब्वियस ही बात है सर 12,000 खर्च करना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कई बार ना वो आपसे रेंज निकालने के लिए बोल देता है, और वो रेंज यही है। ये जो हमने निकाली है ना, इसे हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि 0 से लेकर के इंडिफरेंस पॉइंट तक अगर आप जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्मॉल मशीन पर जाएं। स्मॉल मशीन का मतलब यहां पर उससे मशीन से होगा जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कम लगे, क्योंकि अगर अल्टीमेटली मैं बात करूं तो आप खुद भी जानते हैं कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इनिशियली अपनी कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नहीं सोचता है। वो क्या सोचेगा? भैया कैपिटल इन्वेस्ट ना हो, हम लोग चाहे महंगी रेट दे दें। आप फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग आपको ना हमारी SCM का सार, हमारी बुक जो है वो एट प्रिंटिंग कॉस्ट पर दे रहे हैं, और वो प्रिंटिंग कॉस्ट आप लोगों के लिए फोटोकॉपी से भी कम पड़ रही है। अब मैंने आपको ये बोला कि वो आपकी फोटोकॉपी से भी कम पड़ेगी, क्योंकि आप सिंपल सी चीज है ना, आप फोटोकॉपी कराने जाओगे तो वो भी अगेन इंडिफरेंस पॉइंट वाले एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं उसको। आप फोटोकॉपी कराने जाओगे, हमारी बुक आती है से 250 पेजेस की, आप उसकी फोटोकॉपी कराने जाते हैं, आपको कलर मल्टी कलर बुक है हमारी, अगर आप मल्टी कलर बुक की रेट पूछने जाओगे ना, आप जाकर के पूछ के आइएगा। आप लोग उसकी बुक के लिए पूछने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे साहब 2 रुपए, कम से कम 2 रुपए, तो उन सिटीज में जहां पर बहुत अच्छी खासी बल्क में प्रिंटिंग होती है करके, वो वाली मशीन पर फोटोकॉपी करने वाली जो मशीन है। नहीं तो हमारे जयपुर की अगर मैं बात करता हूं ना, मैं अगर एक बुक प्रिंट कराने फोटोकॉपी कराने जाऊंगा ना तो मेरे को कहता है 5 रुपए पर पेज लगेंगे अगर कलर पेज है तो, बाकी 80 पैसा लगेगा अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो, ठीक है। तो अगर मैं यूं कहूं कि आप लोगों के शहर में अगर 2 रुपए के हिसाब से भी अगर चार्ज करता है तो आपको 500 रुपए में तो आपके लिए वो केवल फोटोकॉपी करके देगा। फिर उसके बाद में आप स्पाइरल बाइंडिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं 550 रुपए की कॉस्टिंग आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों कि हम आपको 550 से भी कम में दे रहे हैं?
इवन ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट में दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है रीज़न? इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि एक बुक 250 पेजेस की है और हम लोग एक साथ 3000 बुक बनवाते हैं। हम एक साथ 3000 बुक बनाते हैं तो हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर बुक पर 7.5 लाख पेजेस हम लोग प्रिंट करवाते हैं। अब 7.5 लाख, क्योंकि यहां पर आ गया बल्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हेन हम लोगों का ना एक इनिशियल फेज था बुक मतलब क्लासेस का, तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि अब हमारे को क्या होता है, आज सपोज से मेरे को 7.5 लाख रुपए 7.5 लाख जो पेजेस हैं, इन 7.5 लाख रुपए पर पेजेस पर वो मेरे से 1 रुपीज ही चार्ज करता है। तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट आएगी 7.5 लाख रुपए। अब एक इनिशियल को टीचर अपना जीवन में पहली बार पढ़ाना चालू कर रहा है, तो क्या वो 7.5 लाख रुपए खर्च करना चाहेगा क्या? आंसर है नो। 7.5 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ही नेवर नो कि उसके पास 3000 स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। और वही मैंने भी किया व्हेन आई वाज इन इनिशियल फेज ऑफ माय टीचिंग करियर। तो हम लोग बुक प्रिंट नहीं कराते थे, हम लोग फोटोकॉपी ही कराते थे। और फोटोकॉपी क्यों कराते थे, उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग चाहे 500 रुपए पर स्टूडेंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 500 रुपए पर स्टूडेंट दे देंगे, बट हम एक साथ 7.5 लाख रुपए नहीं देना चाह रहे थे। हम एक साथ 7.5 लाख रुपए नहीं देना चाहेंगे। क्यों? हम चाहे हाई वेरिएबल कॉस्ट का आइटम हम लोग परचेज कर लेंगे, लेकिन हम लोग ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमको 1 रुपए वाला देते हैं ये ऑफसेट प्रिंटर्स होते हैं, और ऑफसेट प्रिंटर्स के अंदर मिनिमम लॉट साइज 1000 यूनिट्स की होती है। दैट मीन्स आप 1000 यूनिट बनाओगे तब जाकर के वो लोग प्रिंट करते हैं, या तब जाकर के उनकी कॉस्ट आती है। मैं आपको बता दूं, ये 1 रुपए की जो कॉस्ट है ना, ये भी तब पड़ती है जब हम लोग ने 3000 बुक बनाई होती है। जब हमने 3000 बुक बनाई होती है तब जाकर के हमारे लिए कॉस्ट पड़ती है। अदरवाइज अगर हम लोग 1000 बुक बनाएंगे तो ये कॉस्ट हमें भी 1 रुपया 20 पैसे 1 रुपया 30 पैसे के आसपास पड़ता है पर पेज, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो भाई साहब ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में भी मैं आपको बोलूं कि भाई साहब हमें तो आप ना इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ कि आज तो सर को एक बुक वाला है जो फोटोकॉपी करके देता है, वो 2 रुपए पर पेज लेता है, लेकिन उसमें आपका कोई फिक्स्ड पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। और एक ये है जो 1 रुपया पर पेज लेता है, लेकिन वो वहां पर फिक्स्ड पैसा इन्वॉल्व होगा, और वो है आपका 7.5 लाख रुपए। क्योंकि वो कहता है कि भाई साहब मैं प्रिंट तब करूंगा जब आप सारे पैसे मेरे को दे दोगे। अब हमारे को तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, 3000 बुक जब तक नहीं जाएंगी तब तक वो पैसा हमारा इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या चाहेंगे, हम यहां पर ये चाहेंगे कि भैया ये हमारी 3000 बुक का लॉट है, 3000 बुक का लॉट है, एक पेजेस का 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए है, और आप लोगों को अल्टीमेटली 1 रुपया पर पेज का डिफरेंस आ रहा है। तो भैया आप यही कहेंगे कि भैया आपके लिए अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आप हाई फिक्स कॉस्ट के ऊपर जा सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपके पास कम है तो आप चाहे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन चाहे वेरिएबल कॉस्ट आप एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन आप लोग उस जगह फोटोकॉपी पर ही जाएंगे। तो ये इसका पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग का पोर्शन रहेगा आपका इंडिफरेंस पॉइंट का। दोस्तों क्या आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे क्वेश्चन ना 2 अलग अलग मशीन या हो सकता है मे बी 3 मशीनों के ऊपर इवेल्युएट कर ले। 3 मशीनों वाला केस भी हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं उसी एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करूंगा और उस सब चीजों को वहीं से ही समझाऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आपको कहे कि कैलकुलेट द लेवल एट विच बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल, बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल, या तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, या क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट द लेवल एट विच देयर इज नो डिफरेंस इन कॉस्ट, या क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट लेवल एट विच एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आर सेम इन बोथ मशीन, आर सेम इन बोथ दी मशीन। अब ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से क्या मतलब है, आप देखो अगर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से क्या मतलब रहेगा, तो अभी अभी हमने जो इक्वेशंस बनाई थी, आपको याद होगा जो 333 यूनिट्स हमारी आई थी, तो आपको पता है उस पर हमारी कॉस्ट क्या है, दोनों ही लेवल पर
₹66। 66 हिंदी मीडियम को समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम को नहीं आता। तो 11,666 रुपीज, चाहे मशीन स्मॉल हो चाहे मशीन लार्ज हो। और ये किस लेवल पर था? जब पेजेस आपके 3333 हो। तो 3333। अब अगर आप इससे पर यूनिट पेज या पर पेजेस की कॉस्ट बताओगे तो यहां पर आती है 3.50 और यहां पर भी आएगी 3.50। दोस्तों इसे बोलते हैं एवरेज कॉस्ट पर पेज या पर यूनिट। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि या तो एक लेवल बताओ जहां पर टोटल कॉस्ट सेम आए या एवरेज कॉस्ट सेम आए। कहने का अलग अलग तरीके से कह रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी है कि वो दोनों ही सेम बात है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लेता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, और इसके लिए मैं वीडियो स्क्रीन फुल कर देता हूं। चलिए जी, तो पानी वानी हो गया। अब आ जाइएगा फटाफट से। अब मैं आप लोगों को मेरी बुक के अंदर जो ये सारे कंटेंट हैं, इन सारे कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करके बताता हूं कि मैंने मेरी बुक में क्या लिखा है, और उनको वापस से आप लोगों को समझाता हूं। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और टॉपिक जो इसमें मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें 3 मशीन्स के केस में हम लोगों को किस तरीके से रेंज बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहां पर क्या मेंशन किया है, एट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ए पर्सन स्टार्ट ए बिजनेस ही डज नॉट वांट टू स्पेंड मोर मनी इनटू बिजनेस। तो भैया जब भी कोई बंदा अपने जीवन में पहली बार कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, तो ऐसे केस में ना वो कभी भी शुरुआत में हैवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ही डोंट नो हिज बिजनेस विल ग्रो। सो उसको नहीं पता कि भैया बिजनेस कितना ग्रो होगा, क्या होगा। सो इन स्टार्टिंग ही मे पे हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इनिशियली हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कर देगा, रादर टू ब्लॉक हिज मनी इनटू हाई फिक्स कॉस्ट। हाई फिक्स कॉस्ट मशीन के अंदर वो आपने पैसा इन्वॉल्व नहीं करेगा। बट वंस बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग ही स्टार्ट सेविंग ऑफ हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय स्पेंडिंग हाई फिक्स कॉस्ट। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो भैया उस टाइम पर फिर वो कहेगा कि साहब मैं चाहे हाई फिक्स कॉस्ट वाली मशीन पर खर्च कर दूंगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बचाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी उसके लिए वहां पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं। तो इन शॉर्ट यहां पर क्या बोला गया, सो वी कैन से एट इंसेप्शन ऑफ बिजनेस ही वांट टू सेव फिक्स कॉस्ट। तो इंसेप्शन में वो फिक्स कॉस्ट को सेव करेगा कैसे, बाय पेइंग एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि ₹2 पर पेज इनिशियली दे देगा, लेकिन वो 10,000 की जगह 5,000 ही देना चाहेगा। एंड लेटर ऑन वंस बिजनेस विल ग्रो ही वांट टू सेव वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेव करना चाहेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेव कैसे होगी, ₹2 की जगह ₹1 या 50 पैसे पर यूनिट, बाय पेइंग एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट 5,000 की जगह 10,000 वाला प्रिंटर। ठीक है, तो ए पर्सन ऑलवेज हैज 2 ऑप्शन टू परचेज ए मशीन। एक बात, उनके पास क्या है, 2 ऑप्शन रहते हैं आपका, या तो वो हाई लार्ज मशीन ले ले, लेकिन लार्ज मशीन लेगा तो क्या होगा, हाई फिक्स कॉस्ट होगी और लो वेरिएबल कॉस्ट होगी। स्मॉल मशीन होगी तो हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी और लो फिक्स कॉस्ट होगी। आप चाहो तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से, उस चीज को आप वहां से क्लियर भी हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल मैंने जो समझाया वहीं से आपको लिंक करना है। नाउ वी हैव टू डिसाइड विच मशीन वी शुड ऑप्ट फॉर द डिसीजन इंडिफरेंस पॉइंट विल हेल्प। तो अब हमें कौन सी मशीन लेनी है, इसके लिए आपको इंडिफरेंस पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करेगा। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, मीन्स सच ए लेवल ऑफ ऑपरेशन एट विच टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बोथ ऑफ द मशीन आर इक्वल। दोनों मशीनों का या तो एवरेज कॉस्ट इक्वल हो या टोटल कॉस्ट इक्वल हो। दोनों का भी मैंने आपको समझाया था कि टोटल कॉस्ट 11,333 हो या आपका एवरेज कॉस्ट 3.5 हो, दोनों में से कोई भी हो, आपके लिए दोनों एक प्रकार से एक ही चीज बताते हैं। अब मुझे आप फटाफट से एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि क्या आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया चाहे टोटल कॉस्ट हो वो भी इक्वल हो तो भी इंडिफरेंस पॉइंट ही बोलेंगे, और चाहे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बोलो तो भी उसको इंडिफरेंस पॉइंट ही बोलेंगे। आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप अभी जुड़े हैं, और अगर आपने पहले लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। भैया बहुत सारे रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए अपलोड होने हैं और बहुत सारी यूजफुल चीजें आप लोगों के लिए अपलोड होनी है। चलो जी, तो अब क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा ताकि हम लोग पहचान पाए कि यार ये क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट का है। तो ध्यान से देखेंगे,
इफ क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट ब्रेक इवन ऑफ टू मशीन, अगर क्वेश्चन कहे कि दो मशीनों का ब्रेक इवन बताओ, तो अब वहां पर आप ब्रेक इवन का मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट मत समझना, दो मशीनों का ब्रेक इवन बोल रहा है, दैट मीन दोनों मशीन का ब्रेक इवन, तो इंडिफरेंस पॉइंट रहेगा उसका मतलब, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन वांट टू आस्क इंडिफरेंस पॉइंट। और अगर क्वेश्चन बोले कि कोई ऐसा लेवल बताओ जहां पर दोनों मशीन इक्वली प्रॉफिटेबल है, तो अगेन उस जगह पर भी क्वेश्चन आपसे यही जानना चाह रहा है इंडिफरेंस पॉइंट है। अब ये इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला याद करने जैसा कुछ होता ही नहीं है, हमको याद कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया कि फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको ये देखना है कि कैसे फॉर्मूला बना है। तो ध्यान से देखेंगे तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक लेवल जहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीन आर सेम। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए कैसे आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ बी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी। क्लियर है। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ ए प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, यहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ बी। और आपको पता है कि टेकिंग यूनिट एज कॉमन, यूनिट को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज यूनिट एट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर बोथ द मशीन इज सेम, तभी तो इंडिफरेंस पॉइंट बोला गया उसको। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि दोनों मशीनों का यूनिट लेवल सेम। क्लियर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ बी माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ ए। तो वही फॉर्मूला बना। इन शॉर्ट सारे फॉर्मूलाज इस तरीके से बन जाएंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपके लिए बता दिया, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट ड्यू टू लार्ज मशीन डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू लार्ज मशीन, वो आपका रहेगा फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं इस फॉर्मूले में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे, अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे और कंट्रीब्यूशन दे दे, तो आप लोगों को पता है चाहे मशीन ए यूज करूं चाहे मशीन बी यूज करूं, प्रोडक्ट तो सेम ही बिकने वाला है। तो सेलिंग प्राइस सपोज से चाहे आप मशीन ए बनाओगे, आज अगर सिंपल सी चीज है ना, आप सोच के देखो, हमारे प्रिंट आउट की कॉस्ट है, अगर आईटीआर हम लोग फाइल करते हैं, आईटीआर हम लोग 500 रुपीज चार्ज करते हैं। अब उसका प्रिंट आउट चाहे हम मशीन ए से लें चाहे मशीन बी से लें, सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगी ना। तो आपको पता है अगर मैं मशीन ए से कॉस्ट बनाता हूं, तो सपोज इससे कॉस्ट आती है 100 रुपए, इससे कॉस्ट आएगी 200, तो चार्ज कितना करेंगे 500। 100 रुपए अगर कॉस्ट आ भी रही है तो यहां से 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। आपको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। 500 में से 100 लेस करूंगा तो आएगा 400, 500 में से 200 लेस करूंगा तो आएगा 300। अब आपको फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला क्या है, सेविंग ऑफ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। अब सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, मशीन ए के अंदर 100 रुपए ही लग रहे हैं, मशीन बी में 200 लग रहे हैं, तो 100 रुपए की सेविंग है। अब ये 100 रुपए के लिए चाहे मैं वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लूं चाहे कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस ले लूं, दोनों 100 ही आएगा। तो अगर कल को कभी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट ना दे और कंट्रीब्यूशन दे दे दोनों मशीन का, तो आप घबराइएगा नहीं, चेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन ले लेना। देखिएगा मैंने ये आपके लिए मेंशन किया है, इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बोथ द मशीन बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बोथ द मशीन इज गिवन, देन इंडिफरेंस पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। कुछ नहीं करना, चेंज ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन ले लेना, क्योंकि चाहे आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट का चेंज लो चाहे कंट्रीब्यूशन का चेंज लो, एक ही बात है, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस इन केस ऑफ बोथ द मशीन विल रिमेन सेम। क्लियर है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि साहब हमें तो इंडिफरेंस पॉइंट ना वैल्यू में दो। अब वैल्यू में चाहिए तो भैया चेंज ऑफ पीवी रेशियो का डिवाइड लगा देना, सिंपल है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जो कॉन्सेप्ट हमने बीईपी में यूज किया। और अब इसके बाद में आता है इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स जो रेंज मैंने बताई ना, उस रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो रेंज आ गया तो आपका इंडिफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है, इफ बजटेड प्रोडक्शन इज लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, अगर बजटेड प्रोडक्शन लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट है, यहां पर इंडिफरेंस पॉइंट कितना आया था हमारा 3333 आया था। अगर 3333 से कम है तो भैया स्मॉल मशीन लेंगे। आपको पता है मैंने 5000 वाला प्रिंटर लिया था, अगर 3333 यूनिट से कम आ रही है तो। लेकिन अगर 3333 यूनिट से ज्यादा आ रही है, अगर 3333 यूनिट से ज्यादा आ रही है तो बड़ी मशीन पे गए थे, और डॉट 3333 आएगा तो क्वेश्चन कह रहा था बाय एनी मशीन, तो आप कोई सी भी मशीन चार्ज कर लेना।
अब आप लोगों के लिए ना मेरे पास एक एग्जाम्पल है आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोग इस एग्जाम्पल को ना सॉल्व करने की कोशिश करना। ये स्क्रीन पर आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो कि भैया आपके हिसाब से क्या आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मतलब कि दोनों मशीनों का क्या ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ये आप मुझे बताएंगे, और दोनों मशीनों का ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा वो आप मुझे बताएंगे, और वही आप लोगों के लिए इंडिफरेंस पॉइंट भी कहलाएगा। तो फटाफट से कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर दीजिएगा कि कितना आ रहा है, वो मुझे फटाफट से बता दीजिएगा कि सर इतना आ रहा है, और आपके पास इसी के साथ ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि भैया इंडिफरेंस पॉइंट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको इंटरप्रेट करने के लिए भी दिया गया है कि अगर हमारा बस्टेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है तो हम कौन सी मशीन पर जाएंगे, 15,000 यूनिट है तो हम कौन सी मशीन पर जाएंगे, और 20,000 यूनिट है तो कौन सी मशीन पर जाएंगे, ये आपको सॉल्व करके बताना है। और ये आपका सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। एक बार आपका इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट हो गया तो आप ये भी बता देंगे कि मशीन ए पर जाना है, बी पर जाना है, किस पर जाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो भैया फटाफट से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या है ना, मेरे को सॉल्यूशन छुपाना पड़ेगा, ये लीजिए। अब आपने क्या किया होगा, सिंपल है सर, वेरिएबल कॉस्ट यहां 50 लग रही थी, यहां 60, यहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मेरे को यहां पर क्लियरली वैसे ही समझ में आ गया कि भैया जो मशीन बी है ना वो मशीन बी स्मॉल मशीन है। और चाहो तो इसको यहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि फिक्स कॉस्ट यहां पे 2.5 लाख ही है, यहां 4 लाख है, तो यहीं से भी समझ में आ रहा है। क्योंकि जो स्मॉल मशीन होगी ना, स्मॉल मशीन के केस में आपकी फिक्स कॉस्ट कम लगेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, और 1,50,000 एक्स्ट्रा देने से आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग कितनी हो रही है सर, 60 की जगह 50 रुपीज ही लगेंगे, तो 10 रुपए। तो 1,50,000 एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूं मैं केवल 10 रुपए बचाने के लिए, तो अल्टीमेटली इंडिफरेंस पॉइंट आएगा 15,000 यूनिट। अब क्वेश्चन पूछता है कि साहब 10,000 यूनिट होगी तो कौन सी मशीन, सर 10,000 यूनिट अगर होगी तो स्मॉल मशीन। अब स्मॉल मशीन कौन सी है सर, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, तो इसके ऊपर आएगा बी। 15,000 पर चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, और यहां 20,000 के केस में लार्ज मशीन, और लार्ज मशीन है ए, और आपका इंटरप्रिटेशन भी कुछ इस प्रकार से ही आएगा। आप लोग पीवी रेशो भी निकाल करके इसका रुपीज में चाहो तो रुपीज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों के लिए इंडिफरेंस पॉइंट आया 15,000, इसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रुपीज में भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, तो आपके लिए 15 लाख रुपए आ जाएगा। अगर 10,000 यूनिट है तो मशीन बी, 15,000 है तो एनी मशीन, और 20,000 है तो मशीन ए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे 3 मशीन वाला केस। अब दोस्तों अब हमारे लिए समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी, और समस्या कुछ इस प्रकार से बढ़ जाएगी कि सर ये 3 मशीन हो गई, तो अब अभी तक तो आपने फॉर्मूला तो बताया था सेविंग ऑफ वेरिएबल एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन सर अब कंपैरिजन के लिए 3 मशीन आ गई, तो सर ये कैलकुलेशंस कैसे करेगी। तो भैया अब हम लोग बनाएंगे इनके कॉम्बिनेशंस। पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे ए को बी से, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ए को सी से, अभी एक कंपैरिजन रह गया वो है बी का सी से। तो ऐसे करके हम लोग 3 कंपैरिजन करके 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो दोस्तों जब मैं ए का बी के साथ कंपेयर करता हूं तो आप देखोगे कि मेरे लिए एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट हो रही है 80,000 रुपए, 80,000, और इसके साथ मेरे पास यहां पर अगर सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मेरी हो रही है 200 रुपीज। तो भैया मेरे लिए यहां पर 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने से, 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने से मेरी 200 रुपए की सेविंग हो रही है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो आएगा 400। मतलब ए और बी में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ए और बी में 400 इंडिफरेंस पॉइंट है। अभी देखते जाइएगा, केवल आप इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कीजिएगा, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप ए को सी से कंपेयर कीजिए, तो 70,000 की जगह 2,50,000, दैट मीन्स 1,80,000 एक्स्ट्रा लगेगा, 1,80,000 एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपका 400 की जगह 100 रुपए ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो 400 की जगह 100 रुपए ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, इसका मतलब 300 रुपए बचेंगे। तो 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके 300 रुपए बचेंगे। तो अल्टीमेटली ए का सी से अगर आप करोगे कंपैरिजन तो ए और सी में आपके लिए इंडिफरेंस पॉइंट आएगा 600।
कितना आएगा 600। अब बी और सी को कंपेयर करेंगे तो बी और सी को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपके लिए आता है क्या, बी और सी में कंपैरिजन करोगे तो एक्स्ट्रा लगा 1,00,000 रुपए, सेविंग हुई 100 रुपए, तो बी और सी में आपका 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो आ जाएगा 1,000। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंसान को इतना सा समझ में आ जाए अगर कि साहब आपके लिए 3 केस में हमारे को कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, वो इसमें बिग डील नहीं है, बिग डील है इसका इंटरप्रिटेशन। अब ध्यान से सुनना है, ये देखो ये वाला चीज तो आप लोग इजीली कर लिया, ये वाला पोर्शन तो आपने इजीली कर लिया, 400 600 1000 यूनिट्स आपने निकाल दी। अब इसके बाद असली खेल चालू होता है और वो है आप लोगों का इंटरप्रिटेशन का। दोस्तों इसमें इंटरप्रिटेशन करते समय ध्यान रखना है 400 यूनिट जो इन तीनों लेवल में से जो सबसे लोवेस्ट लेवल आया ना, वो उस लेवल से अगर आपकी यूनिट्स नीचे रहती हैं तो आप लोगों को जाना है किसमें, तो आप लोगों को जाना है स्मॉल मशीन में। अब स्मॉल मशीन, स्मॉल बोलूं या स्मॉलेस्ट मशीन बोलूं, अब स्मॉलेस्ट मशीन कैसे आइडेंटिफाई हो सर, स्मॉलेस्ट मशीन आइडेंटिफाई होगी जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट सबसे कम होगी। अब सबसे कम है तो दैट मीन्स ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर आपका यूनिट लेवल 0 से 399 तक है तो आपके लिए मशीन ए फीजिबल है। जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए आया है ना यूनिट्स, उसको अगर आप क्रॉस करते हैं दैट मीन्स 1001 को क्रॉस कर जाते हैं से इन्फिनिटी, तो आप लोगों के लिए होगी लार्जेस्ट मशीन। अब लार्जेस्ट मशीन कैसे पता करें सर, जो सबसे महंगी हो फिक्स कॉस्ट वाइज, तो सबसे महंगी है सी, तो ये हो जाएगा सी। सर अब इसके बीच का क्या करें, तो दोस्तों अब आपको पता है 400 पर ए और बी, तो एट 400 यूनिट पर ए ले लो चाहे बी ले लो। 600 यूनिट पर आप लोगों के लिए क्या होता है सर, 600 यूनिट लेवल पर आप लोगों के लिए होगा चाहे आप ए ले लो चाहे सी ले लो। लेकिन सर प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है सर अगर ये बीच के लेवल पर फॉल कर जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीच के लेवल के लिए 400 से लेकर के जो 1000 बीच का लेवल है, इन लेवल्स के लिए आपके लिए जो मिडिल में मशीन आ रही है वो आपके लिए फॉल करेगी। तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 0 से 399 पर जाएंगे तो स्मॉलेस्ट, 400 पर ए या बी, 400 से 999 पर लार्जर मशीन, 1000 पर बी या सी, और 1000 से इन्फिनिटी जाते हैं तो जो लार्जेस्ट मशीन है वो आप लोगों के लिए रहेगी। उम्मीद करता हूं क्लियर है। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, फटाफट से इसको चेक कर लीजिएगा। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है, ये फुल स्क्रीन कर रहा हूं, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का इंडिफरेंस पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने 35 मिनट्स के लिए बोला था, ऑल्दो 47 मिनट्स हो गए, तो ये इंडिफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ही आप लोगों के लिए हो जाएगा कंप्लीट। फटाफट से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, आपकी कॉपी में कहीं पर भी आप नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों के लिए किस तरीके से रहेगा और क्या आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, या चाहो तो आप अभी हैंड टू हैंड सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको चेक कर लेंगे कि भैया किसका कितना आ रहा है। 3 अलग अलग लेवल पर आएंगे तो आप 3 इंडिफरेंस पॉइंट आप लिख दीजिएगा और 3 इंडिफरेंस पॉइंट आप लोगों को मैं भी बता देता हूं कि क्या क्या आएंगे जब आप। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर ना मशीनें चेंज कर दी हैं अब की बार ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने मशीन नंबर जो सी थी वो लार्जेस्ट मशीन थी, अब की बार मशीन नंबर ए को मैंने लार्जेस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मशीन नंबर ए की फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा हमेशा सी मशीन ही लार्जेस्ट नहीं होगी, आपको ये चेक करना है कि फिक्स कॉस्ट किसका सबसे ज्यादा है, वही मशीन आपके लिए लार्जेस्ट कहलाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप इसका सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं आप लोग इजीली इंडिफरेंस पॉइंट को समझ पाए हैं। और इसी के साथ इंडिफरेंस पॉइंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट वाला टॉपिक समझ में आ गया हो तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। यस गाइस, सो आप लोगों का जो आया होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 300 आया होगा, एक 550 आया होगा, एक 800 आया होगा। ठीक है,
तो ये 3 वैल्यूज आप लोगों की आई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यही आउटकम आया होगा। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है शट डाउन डिसीजन। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक कर रहे हैं, तो अभी हमने सीखा कि भैया कौन सी मशीन परचेज करनी है, तो उसका इंडिफरेंस पॉइंट जाना और इंडिफरेंस पॉइंट के बेसिस पर कि कब किस बजटेड प्रोडक्शन पर कौन सी मशीन बाय करनी है, वो डिसीजन हमने सीखा। अब हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग का एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं शट डाउन डिसीजन। सर ये शट डाउन डिसीजन क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि नाम से कहीं ना कहीं पता चलता है, शट डाउन आपको पता है ये बेसिकली ना, देखो मैं अगर शुद्ध देशी भाषा में बोलूँ ना, तो आप लोगों को पता है अपनी शॉप के ऊपर ना एक शटर होता है, शटर डाउन, कहीं ना कहीं उसी से बनाया इन्होंने ये शट डाउन, ठीक है। अब आपको पता है जब हम लोग रात को आपके घर में अगर कोई बिजनेसमैन है, एक नॉर्मल अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वाले बिजनेसमैन, बहुत हाई फाई वाले बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके ऑफिसेज भी और कोई खोलता है, जैसे कई लोगों के होता है ना, शॉप होती है, ग्रॉसरी की शॉप होती है, तो वो लोग क्या करते हैं सुबह 8 बजे 9 बजे जाकर के या सुबह 7 बजे जाकर के वो अपनी शॉप ओपन करते हैं। और शॉप कैसे ओपन होगा? शटर को अप करेंगे, शटर को डाउन करेंगे। क्या वो शटर अप और डाउन जो होता है रात को जब शट आते हैं, तो रात को आते टाइम वो शटर को डाउन करके आते हैं, क्या वो हमेशा के लिए बंद करके आते हैं? नो। इवन बिजनेसमैन का हमेशा क्या कहेगा, मैं मंगल करके जा रहा हूँ, मंगल करके जा रहा हूँ, मतलब कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा अरे, या वो कहेगा कि मैंने आज दुकान बढ़ा दी, कभी वो ये नहीं कहेगा मैंने दुकान बंद कर दी। क्यों? क्यों बंद करने वाले शब्द से ना ऐसा हो जाता है कि यार ये परमानेंटली क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये सेम वर्ड हम लोग यहां पर भी यूज कर रहे हैं, और वो है यहां पर शटडाउन डिसीजन के अंदर। शटडाउन डिसीजन है टेम्परेरी क्लोज करने वाला डिसीजन। अब टेम्परेरी क्लोज करने वाला डिसीजन कब आता है और क्यों आता है? दोस्तों इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मार्केट में रिसेशन आता है या कोई सीजनल कोई काम है, तो उस टाइम पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार जब रिसेशन आ रहा है तो इस रिसेशन के अंदर क्यों हमारी कॉस्ट लगाएं। आपको पता है आज सपोज से हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं, और वो बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए कोविड का टाइम। कोविड के टाइम पर क्या हुआ था आपको पता है? कोविड के टाइम पर सब लोग घर के बाहर आना जाना सबने बंद कर दिया, आना जाना ही बंद कर दिया था, तो खाना पीना तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर का खाएगा पिएगा कोई नहीं, तो बाहर के आप खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह बार वगैरह थे, तो वहां पर लोगों की आवाजाही हो गई बंद। अब लोगों की वहां पर आवाजाही बंद हो गई, तो ऐसे केस के अंदर उनके साथ क्या हुआ भैया? अब उनको वहां पर उनके वहां पर शेफ भी है, उनको उसको भी पे करना है, उनके वहां पर वॉचमैन भी है उसको भी पे करना है, सिक्योरिटी गार्ड भी है उसको भी पे करना है, ऐसे करके एन नंबर ऑफ उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व थी। क्या वो लोग ऐसे कहेंगे कि देखो भैया शेफ भैया आपकी 50,000 की सैलरी है, हमारे पास अभी कोरोना के कारण से कोई भी लोग नहीं आ रहे, तो हम आपको सैलरी कम देंगे, सैलरी नहीं देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। सैलरी फिर भी दी जाएगी, क्योंकि शेफ क्या बोलेगा, यार तुम्हारे नहीं आ रहा वो तुम्हारी हेडेक है, मैं थोड़ी हेडेक पालूंगा, कोविड आया। तो ऐसे केस में ना जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वो रेस्टोरेंट वालों ने प्लान किया, उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने कुछ प्लान किया। जस्ट 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे। यस गाइस चलते हैं। वो एक्चुअली कोई ओटीपी आया तो मुझे माइक ऑफ करना पड़ा ओटीपी बताने के लिए। तो अब मैं क्या कह रहा था आप लोगों के लिए, जैसे शेफ है इनका सैलरी वगैरह क्या होगा? तो ऐसे केस में ना जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना जब तक कोविड है तब तक हम लोग हमारे रेस्टोरेंट को फॉर द टाइमिंग क्लोज डाउन कर देते हैं, एंड जब वापस से रिवाइवल होगा तब इसको कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इस डिसीजन के लिए कि यार हम ऐसा करें कि ना करें, क्यों? क्योंकि उस जगह पर उनको ये लगा कि यार जब हम लोग इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे को रीस्टार्ट कॉस्ट लगेगी। ऑब्वियस ही बात है ना, आप सोच के देखो, अगर वो अपना रेस्टोरेंट को टेम्परेली 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए क्लोज डाउन करते हैं, तो 4 महीने बाद जब आएंगे तो उनके पूरे रेस्टोरेंट में बहुत भयंकर गंदगी हो जाएगी, उन सारी चीज़ों के मेंटेनेंस वापस से कराने पड़ेंगे, एसी के अंदर जो है डस्ट घुस जाएगी, बहुत सारे एन नंबर ऑफ खर्चे ऐसे होंगे जो कि उनको रीस्टार्ट करने के लिए करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जब वो उनको फॉर द टाइमिंग टेम्परेली क्लोज डाउन करेंगे तो उनके लिए कुछ शटडाउन कॉस्ट भी होगी। शटडाउन कॉस्ट कैसे? आपको बिजनेस को कुछ समय के लिए बंद करना है, तो उस समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी उनके वहां पर टेबल कुर्सी वगैरह जो भी जितनी भी चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो कुछ बिजनेस को शटडाउन करने के कारण से कुछ कॉस्ट वो भी इनकर होगी। तो इन सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए एक डिसीजन लेना उनको पड़ता है। अब उन सबको लेकर के डिसीजन लेना पड़ता है, तो भाई साहब ये डिसीजन कैसे होगा? तो दोस्तों इसके लिए डिसीजन ऐसा होगा, रिसेशन आया। अब रिसेशन के अंदर क्या होता है कि लोग तो आते हैं,
पर लोगों का आना कम हो जाता है। तो हमको शटडाउन डिसीजन में वो एक लेवल पता करना होता है कि इस लेवल को क्रॉस कर गए अगर हम लोग, इस लेवल से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, इस लेवल से कम कस्टमर आते हैं तो हम फॉर द टाइमिंग इसको क्या करेंगे, फॉर द टाइमिंग हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे या यूं कहूं कि शट डाउन कर देंगे। तो ऐसे केस में अगेन जो हम लोगों ने इंडिफरेंस पॉइंट में जो कॉन्सेप्ट सीखा वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर भी डिस्कस करूंगा। वो मैं इसीलिए मैंने ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको इसीलिए यहां पर समझाए। अब ध्यान से देखिएगा कि ये पर्टिकुलरली कैसे रहेगा। अब होता क्या है दोस्तों, आज सपोज से हम ये मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक कस्टमर आता है, एक कोई भी बंदा आता है खाने के लिए। अब खाने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं उसका बिल बनता है 1000 का। अब 1000 का जो भी खाता है, चाहे वो पास्ता खाता है, पिज्जा खाता है, जो भी चीज खाता है, जो भी चीज वो रहेगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस है 1000। लेकिन उसके अंदर जो भी कंज्यूमेबल्स यूज होंगे उनकी वेरिएबल कॉस्ट रहती है समवेयर 300 रुपीज। रेस्टोरेंट के केस में ये भी मैंने हायर साइड बोल दिया, उनका बेसिकली मेन खर्चा जो रहता है वो उनका रेंट वगैरह का जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वही रहते हैं। तो अल्टीमेटली एक बंदे से वो 700 रुपए कमाते हैं। अब होता क्या है कि जब कोविड आया या कोई रिसेशन आया, कोई मंदी का दौर आया, तो ऐसे केस में क्या रहता है कि उनके लिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उनका टारगेट प्रॉफिट कमाना तो होता ही नहीं है भैया, कॉस्ट निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब उनके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके की कॉस्ट होती है। शेफ की 50,000 की सैलरी, वॉचमैन जो है उसको रख रखा है उसको 10,000 की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है उसको 15,000 की सैलरी, ऐसे करके और अदर फिक्स कॉस्ट मिला करके उनकी अदर खर्चे आ रहे हैं लेट से 25,000 की और अदर खर्चे जिसमें रेंट वगैरह ये सारी चीजें ले ली। अब आप देखोगे कि टोटल खर्चा जो है वो अभी भी 1 लाख रुपए का है। टोटल खर्चा 1 लाख है, लेकिन ये 1 लाख का खर्चा कब लगेगा, जब वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस कंटिन्यू नहीं है तो 1 लाख का खर्चा नहीं लगेगा। अब बिजनेस का क्या पूरे के पूरे खर्चे ऐसे होते हैं जो 1 लाख का खर्चा नहीं लगेगा? आंसर है नो। आप क्या करोगे, शेफ को बोल दोगे कि देख भैया हम लोग तेरे को फॉर द टाइमिंग हम लोग तेरे को हायर नहीं कर रहे हैं, तू जा सकता है, तो क्या ये हमारे पैसे बच जाएंगे? आंसर है यस। हमने वॉचमैन रखा क्या? आंसर है यस, वॉचमैन हमने बाद में भी रखा। हमने वॉचमैन बाद में भी रखा, हाँ सॉरी, वॉचमैन को हमने कह दिया कि भैया वॉचमैन तुमको भी हम लोग फॉर द टाइमिंग हटा रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको रखेंगे और रेंट वाले को रेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि तुम्हारा सामान तो यहीं रखा है ना, तो मैं तुम्हारा रेंट क्यों छोड़ू। तो दोस्तों अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा है। अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मैं 50 और 10 60,000 रुपए बचा जाऊंगा। दैट मीन्स मेरे केवल 40,000 रुपए ही खर्चा होगा अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, नहीं करता हूं तो दोस्तों ये जो 60,000 है ना, इस कॉस्ट को बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। और दोस्तों डिसीजन मेकिंग के अंदर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके लिए ऑलवेज रिलेवेंट होती है। ऑलवेज रिलेवेंट क्यों होती है? क्योंकि ये वो कॉस्ट है जिसके डिसीजन चेंज होने से चेंज होगी। मतलब कि ये 60,000 रुपए की जो कॉस्ट है ना, ये आपकी तब लगेगी जब आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे। 60,000 की कॉस्ट नहीं लगेगी अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं, अगर हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू करने के अंदर अगर मैं बात करूं तो 40,000 की ये जो कॉस्ट है ना, ये तो हो गई इररिलेवेंट। ये इररिलेवेंट क्यों हो गई? क्योंकि 15,000 का सिक्योरिटी गार्ड को भी देना पड़ेगा और 25,000 रुपए का रेंट भी देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। और दोस्तों जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो मतलब ये वाला डिसीजन लोगे तो भी लगेगी, ये वाला डिसीजन लोगे तो भी लगेगी। तो जब कोई कॉस्ट दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के अंदर सेम लगती है तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं अनअवॉइडेबल खर्चा। और वो अनअवॉइडेबल खर्चा हमारे लिए क्या होगा? इररिलेवेंट होगा फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ये 60,000 रुपए बचाने केवल इसके लिए, हम लोग इस 60,000 को बचाने के लिए हम लोग ये खर्चा कर रहे हैं। अब ये 60,000 रुपए कितने बच्चों से, कितने लोगों से बचेगा? अब देखो मैं इसकी कॉस्ट मान लेता हूं 400 ताकि ये आ जाए 600, ताकि राउंड ऑफ कर सके। अब दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी सेल होगी और आप पर पर्सन से कुछ इतना बचाओगे। कंटिन्यू नहीं करोगे तो सेल होगी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी नहीं, तो कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है, कंटिन्यू करते हो तो 1 लाख लगेगी, कंटिन्यू नहीं करते हो तो 40,000 लगेगी। अब आप ये देखो कि आपका 40,000 का लॉस तो तय है। अगर आप बंद करोगे तो भी 40,000 का लॉस तो होगा ही होगा। तो 40,000 का लॉस तो आपका हर सिचुएशन में ही होगा। आप अगर कंटिन्यू नहीं करते हो तो आप लोगों का 40,000 का लॉस डैम श्योर है, जस्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट।
लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका 1 लाख की फिक्स कॉस्ट तो रहेगी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपको 600 रुपए पर कस्टमर से ये भी तो मिलेंगे, तो आपकी इनकम भी तो होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है आपकी इनकम भी होगी। तो अगर आपकी इनकम भी होगी तो ऐसे केस में अब मुझे इवेल्युएट ये करना है कि मेरी कितनी इनकम हो, ताकि मैं ये जो एक्स्ट्रा के 60,000 रुपए खर्चा है ना, इसको मैं बियर कर सकूं। इसी को बोलते हैं शटडाउन डिसीजन। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, सिंपली हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम अर्न करें, दैट शुड बी इक्वल टू आवर, ओप्स यहां पर पावर कट हो गया है, यस एक छोटा सा पावर कट देखने को मिला, बट थैंक गॉड टाइमली लाइक आ रही। तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है ना आपका, ये कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू ये जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आपने दी ना, इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट क्या है, ये एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट क्या है सर, ये है आपकी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया वो खर्चा जो कि मुझे करना पड़ रहा है अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो। आप ध्यान से सोच के समझ के देखिएगा, 1 लाख का खर्चा है अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो, लेकिन 40,000 रुपए का खर्चा तो मेरा डिसकंटिन्यू करूंगा तो भी लगेगा। तो अल्टीमेटली कंटिन्यू करने के डिसीजन से मेरी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जिसे मैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कह रहा हूं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग कितनी रही है, 60,000। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कंटिन्यू कब करना चाहूंगा कि मेरी ये 60,000 रुपए की कॉस्ट एटलीस्ट ये तो रिकवर हो। अब ये रिकवर करने का सोर्स क्या है, ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है आपके यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि है 600 से। अब दैट शुड बी इक्वल टू आपका 60,000। तो अकॉर्डिंगली आपकी यूनिट कितनी होनी चाहिए, तो यूनिट शुड बी इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 600, दैट मींस 100। मतलब आपके पास एक महीने में अगर 100 कस्टमर आते हैं तो आप कह सकते हो कि यस आपको ब्रेक इवन आ जाएगा। दैट मींस चाहे आप कंटिन्यू करो चाहे मत करो, क्रॉस चेक करा दूं। आप देखो अगर 100 कस्टमर आते हैं तो उनका बिल बनता है आपका 1000 का, तो दैट मींस 1 लाख का बिल बनेगा। लेकिन हर एक कस्टमर पर 400 रुपए का खर्चा भी होगा, तो 40,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 60,000। टोटल फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल दोनों मिलाकर के 1 लाख, तो मेरे को लॉस आएगा 40,000 का। सर कंटिन्यू करने से तो लॉस आ रहा है 40,000 का। मैंने कहा इधर आओ, अगर मैं डिसकंटिन्यू करूंगा तो कोई सेल होगी क्या, नो। कोई वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या, नो। कोई कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, नो। लेकिन कोई फिक्स कॉस्ट लगेगी क्या, यस। कितनी लगेगी, 40,000। तो भाई साहब लॉस तो मेरा 40,000 उस सिचुएशन में भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि मैं शटडाउन डिसीजन के अंदर वो लेवल फाइंड आउट कर रहा हूं कि जिस लेवल से अगर मेरी यूनिट्स ज्यादा होंगी तो मैं कंटिन्यू करूंगा और कम होंगी तो मैं डिसकंटिन्यू करूंगा। आप सोच के देखो, अगर मेरे पास 100 की जगह 150 क्लाइंट आते हैं तो 150 आएंगे तो 1,50,000, 400 रुपए के हिसाब से 60,000 का खर्चा, तो मैं कमाऊंगा 90,000। 90,000 में से मेरा 1 लाख का कॉस्ट लग जाएगा, तो मेरे पास 10,000 का लॉस होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, 10,000 का लॉस बेटर या 40,000 का लॉस? तो ऑब्वियस सी बात है 10,000 का लॉस बेटर है भैया। डूबेंगे तो कम से कम 10,000 ही डूबेंगे, और अगर बंद कर दूंगा तो 40,000 डूबेंगे, तो कौन सा बेटर? तो सेम जो मैंने इंडिफरेंस पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया दोस्तों, सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर भी यूज किया है, और उसी कॉन्सेप्ट के सहारे मैंने ये चीजें सॉल्व करी हैं। क्या है आपको पता है, इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मैंने यही बताया था, फॉर्मूला यही था। सेम उसी की तर्ज पर मेरा शटडाउन पॉइंट में आता है, और वो आएगा मेरा चेंज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का वहां पर भी ले रहा था मैं, चेंज ऑफ आपका। यहां पर भी आप चाहो तो चेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बंद करोगे तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, दोनों का डिफरेंस अपने आप में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका इस तरीके से ये चीज रहेगी। अब आप ध्यान से देखना, ये तो हुई केवल आपकी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट की बात, लेकिन अब आपको ध्यान देना है किस बात पर? अगर आप बिजनेस को क्लोज करने की सोचते हो, दैट मीन्स शटडाउन करने की सोचते हो, तो आपकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकती है? वो हो सकती है शटडाउन कॉस्ट के नाम पर, या हो सकती है आपकी रिवाइवल कॉस्ट, या जिसे हम रीओपनिंग कॉस्ट बोलते हैं,
उस नाम पर भी हो सकती है, तो आपको इसको भी कंसीडर करना है। अब दोस्तों हम लोग जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, दैट मीन शटडाउन पॉइंट वाला जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम लोग अल्टीमेटली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें 60,000 रुपए का जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है उसे बचाना है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये 60,000 रुपए बचेगा कब? जब मैं ये प्लान करूंगा कि मेरे को मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू करना है फॉर द टाइम बिंग, तो डिसकंटिन्यू करूंगा तो 60,000 रुपए बच जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बच जाएंगे, क्योंकि अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। लेकिन मेरी शटडाउन कॉस्ट लग जाएगी, तो क्या मेरी नेट सेविंग इतनी होगी? तो मेरी शटडाउन कॉस्ट लग जाएगी, मेरी रीओपनिंग कॉस्ट लग जाएगी, तो मेरी नेट सेविंग 60,000 होगी क्या? आंसर है नो। आपकी नेट सेविंग 60,000 नहीं होगी, आपकी नेट सेविंग होगी 60,000 माइनस शटडाउन कॉस्ट एंड रीओपन कॉस्ट। और ये जो नेट सेविंग होगी, केवल मैं इसको बचाने के कारण से डिसकंटिन्यू करने की सोच रहा हूं, तो एक बार प्लान कर लो, क्या पता कंटिन्यू ही हो जाए। तो 60,000 दैट मीन्स आपकी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट में से जब आप शटडाउन कॉस्ट और आपकी रीओपनिंग कॉस्ट को लेस करते हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगाते हैं, तो आपके पास एक यूनिट निकल के आती है, और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। अगर आपका एक्सपेक्टेड डिमांड शटडाउन पॉइंट से कम है तो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, अगर इससे ज्यादा है तो बिजनेस को कंटिन्यू करिए। बस यही बात आपको इस शटडाउन डिसीजन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाता हूं, क्या किस तरीके से रहेगा, और फिर हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करके आज का हमारा ये रिवीजन सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा क्या कहता है। When due to trade recession or non season, हो सकता है रिसेशन हो या नॉन सीजन हो, डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट गोज डाउन इन द मार्केट, हमारी मार्केट में डिमांड कम हो गई, देन वी हैव एन ऑप्शन टू क्लोज डाउन द बिजनेस टेम्परेरी। आपने देखा मैंने टेम्परेरी वर्ड के ऊपर रेड पेन यूज किया है, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग परमानेंट क्लोज डाउन का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यहां पर टेम्परेरी क्लोज डाउन का डिसीजन ले रहे हैं। कब तक के लिए? टिल मार्केट रिवाइवल, मार्केट रिवाइवल तक के लिए टेम्परेरी क्लोज करेंगे। माइंड में क्या रखेंगे? विद ए व्यू टू री ओपन इट इन फ्यूचर, माइंड में है कि भैया हम इसको वापस से ओपन करेंगे। इन सच ए केस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, तो हम मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर डिसीजन लेंगे। कैसे? अंडर विच वी विल एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ शटडाउन, कितनी कॉस्ट लगेगी। अब आपको पता है हम अगर शटडाउन नहीं करते हैं तो हमारे को 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के कारण से आप ये भी तो देखो, हर एक बंदा 600 रुपए की कमाई भी तो देके जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो उन सब चीजों को एनालाइज करना होता है। तो एज वी नो, इफ वी डिसाइड टू शट डाउन देन वी विल बी एबल टू सेव सम फिक्स कॉस्ट, हम कुछ फिक्स कॉस्ट को सेव कर पाएंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में 60,000, और वो 60,000 क्या है? अवॉइडेबल, विच इनकर्ड ओनली इफ बिजनेस ऑपरेट, और वो केवल 60,000 का खर्चा तभी लगेगा जब बिजनेस एक्चुअल में ऑपरेट होगा। सच फिक्स कॉस्ट विल बी नोन एज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, तो उनको आप लोग अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट की सैलरी, अकाउंटेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिजनेस ही नहीं है तो अकाउंटेंट की क्या जरूरत है? बट एट द सेम टाइम वी मे नीड टू स्पेंड सम कॉस्ट फॉर क्लोजर, लेकिन हो सकता है हमारे को कुछ कॉस्ट खर्च करनी पड़ जाए, जैसे कि शटडाउन कॉस्ट, और हो सकता है कुछ कॉस्ट रीस्टार्ट करने के लिए लग जाए। तो अल्टीमेटली हम नेट सेविंग पर जाएंगे, और नेट सेविंग क्या होगी? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट सेव होगी, लेकिन शटडाउन कॉस्ट और रीओपन कॉस्ट लगेगी। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट में से इन दोनों कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेविंग आएगी। नाउ वी विल डू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, अब हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट तो कितनी एक्स्ट्रा लग रही है और बेनिफिट क्या हो रहा है। एंड इफ बेनिफिट इज मोर देन वी विल डिसाइड टू शट डाउन, कि भैया अगर क्लोज करने से बेनिफिट ज्यादा आ रहा है तो शट डाउन कर देंगे। कंपेरिजन फॉर दिस डिसीजन विल बी बिटवीन प्रॉफिट व्हेन कंटिन्यू द बिजनेस एंड प्रॉफिट व्हेन वी डिसाइड टू शट डाउन। कंपेरिजन हम लोग करेंगे जब प्रॉफिट आप लोगों का शटडाउन के टाइम पर क्या है और डिसकंटिन्यू के टाइम पर क्या है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है फॉर शटडाउन कॉस्ट एंड रीओपन कॉस्ट, अगर शटडाउन कॉस्ट और रीओपन कॉस्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, दैट मींस है ही नहीं वो कॉस्ट, देन देयर विल बी नो सच कॉस्ट, तो इसका मतलब वो कोई कॉस्ट है ही नहीं। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन बोथ द सिचुएशन, की कंटिन्यू करें और शटडाउन करें, उस केस में आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है, तो कैसे होगा? देखो मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल दिया है। सेल्स आप कंटिन्यू करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट आप कंटिन्यू करोगे तो होगी, शटडाउन कर दोगे तो नहीं होगी। तो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो चाहे आप कंटिन्यू करो चाहे मत करो, दोनों ही केस में लगेगी। दैट मींस हमारे एग्जांपल में 40,000 वो आपकी दोनों ही केस में लगेगी। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 60,000 वो आप कंटिन्यू करोगे तो लगेगी, कंटिन्यू नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। रीस्टार्ट कॉस्ट आपके यहां नहीं लगेगी, यहां लगेगी लेट्स से 20,000। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहां पर आपके 60,000 रुपए का खर्चा लॉस आना तय है।
तो अल्टीमेटली आप 60,000 रुपए बचाना जा रहे हो, लेकिन उस 60,000 को बचाने के लिए 20,000 रुपए खर्च भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप केवल 40,000 रुपए बचाने जा रहे हो। तो ये प्रॉफिट और लॉस है। दोनों में से जहां पर भी प्रॉफिट लॉस ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, या मैं यूं कहूं लॉस कम होगा, तो भी आप लोग उसी को प्रेफर करेंगे। हो सकता है कि यहां पर 2 लाख का लॉस आ रहा है और यहां पर 1 लाख का लॉस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 लाख को प्रेफरेंस दो, हम कम लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो शट डाउन कर दो। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रॉफिट दैट वेदर कंटिन्यू करना है या टेम्परेरी क्लोज डाउन करना है वो। लेकिन कई बार क्वेश्चन ना आपसे केवल क्लोजिंग का प्रॉफिट और यही नहीं पूछता है, वो आपसे पूछ लेता है शटडाउन का डिसीजन, शटडाउन पॉइंट बताओ। तो इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट शटडाउन पॉइंट, तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो हमारी सेविंग है, लेकिन इसको सेविंग करने के लिए हमारी रीस्टार्ट और शटडाउन कॉस्ट लगी है, तो उसको लेस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो नेट सेविंग डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इससे आ जाएगा शटडाउन पॉइंट यूनिट में, डिवाइड अगर पीवी रेशियो से कर दोगे तो आ जाएगा रुपीज में। अब अगर आपकी डिमांड इस शटडाउन पॉइंट से कम है तो भैया शटडाउन प्रेफर करो, और अगर डिमांड ज्यादा है तो कंटिन्यू करो बिजनेस। बस सिंपल ये वाली बात है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए बोल देता है, जैसे कि कई बार क्वेश्चन बोलता है, आज जो आपके बुक का क्वेश्चन है उसी हिसाब से बताता हूं। एक गारमेंट शॉप है, गारमेंट शॉप में ना किड्स वियर भी है, लेडीज वियर भी है, जेंट्स वियर भी है। जेंट्स की स्पेलिंग जी से ही होती है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, आपका जो किड्स वियर है ना वो 20,000 का लॉस सेगमेंट है। अब जैसे ही मार्क उसने, और यहां पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और जेंट सेगमेंट में 80,000 का प्रॉफिट है, तो गारमेंट शॉप का जो ओनर है ना वो देखता है कि यार किड्स वियर तो मेरे को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ये तो मेरे लिए लॉस सेगमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ध्यान, उसने इस चीज को भी ध्यान दिया कि यार इससे इंपैक्ट क्या आएगा। तो उसने देखा कि यार मेरे को अल्टीमेटली 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है लेडीज और जेंट्स सेगमेंट में, लेकिन 20,000 का किड्स में लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे को 1,60,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा है एज ए ऑर्गेनाइजेशन पूरी शॉप में। वो चाहता है कि यार मैं ये किड्स वाले सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दूं, लेकिन किड्स वाले सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने से पहले ना उसको एक चीज दिमाग में आई कि यार ये मेरे को जो किड्स वाले सेगमेंट में लॉस हो रहा है ना, इसके कारण से होता क्या है, कुछ लेडीज आती हैं बच्चों के कपड़े लेने, और वो बच्चों के कपड़ों के साथ साथ वो क्या होता है, वो खुद के कपड़े भी ले जाती हैं। तो ऐसे केस में अगर मैंने किड्स सेगमेंट बंद कर दिया तो वो लेडीज जो कि बच्चों के कपड़े लेने आ रही थी वो अब नहीं आएंगी, और वो नहीं आएंगी तो हमारे लेडीज सेगमेंट पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इंपैक्ट होगा, अगर मैं किड्स सेगमेंट बंद कर दूंगा ना तो मेरे को यहां से कोई भी लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली मेरा लॉस बच जाएगा। लेकिन जो मेरा लेडीज सेगमेंट है ना वहां पर मेरे को 70,000 का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि 30,000 का प्रॉफिट मेरे को उन लेडीज से हो रहा था जो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने आ रही थी, और वो बच्चों के साथ साथ उनको अपना कोई टॉप पसंद आ गया, कोई सूट पसंद आ गया, तो वो खुद के लिए भी ले गई। तो ऐसे केस में दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है आप लोगों के अदर प्रोडक्ट के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या इंपैक्ट है। तो आप देखो, अगर किड्स सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दूंगा तो 1,50,000 का ही प्रॉफिट रह जाएगा। तो ऐसे केस में क्या किड्स सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दूं क्या, इवन वो लॉस मेकिंग है? आंसर है नो, उसको आप डिसकंटिन्यू मत करो सर। वो लॉस मेकिंग तो है, लेकिन उसके साथ उसके कारण से 30,000 रुपए का प्रॉफिट भी जाएगा। 20,000 का लॉस तो चला जाएगा, लेकिन 30,000 का प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो इसलिए आपको यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखा कि समटाइम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल, जैसे कि किड्स, देन फॉर डिसीजन वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट ऑन कंपनी। इफ इंपैक्ट इज नेगेटिव देन डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और वाइस वर्सा। आप इंपैक्ट देखोगे कि 20,000 का लॉस आप बचा लोगे, 20,000 का लॉस आप बचा लोगे, लेकिन 30,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था ना किड्स सेगमेंट पर, सॉरी लेडीज सेगमेंट पर, वो चला जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप किड्स सेगमेंट बंद करोगे ना तो 10,000 का लॉस होगा, तो नेट इंपैक्ट आपका लॉस है। तो भैया किड्स सेगमेंट को डिसकंटिन्यू मत करो। तो ऐसा करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करूं कि ना करूं। तो इसी के साथ आप लोगों का शटडाउन पॉइंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। केवल आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए 75-80 मिनट्स का ही लेक्चर है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें आप लोगों को इंडिफरेंस पॉइंट और शटडाउन पॉइंट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें रहती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं हर लिंक को जरूर से फॉलो कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की इच्छा होती है, तो वो प्रोवाइड हमने की है आपको विद दी SCM का सार की हेल्प से, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट lpscma.com पर। आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एट कॉस्ट आप लोगों के लिए दे रहा हूं, कोई भी प्रॉफिट मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं। डोंट वरी, आप जाकर के प्राइस चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिवीजन। फिर मिलते हैं रिवीजन लेक्चर नंबर 4 में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिलेवेंट कॉस्टिंग, जिसका एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और बस दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।